आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार हम सभी युवाओं के बीच में रखें। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद परिचय देने के लिए और कुछ कुछ पुराने परिचयों को याद दिला देने के लिए। कुछ वर्तमान, कुछ भूत और कुछ भविष्य, तीनों का मिला जुला ये परिचय था। खुद को बहुत न्यूनतम और निम्नतम इकाई जैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ पर खड़े होकर बोलने के लिए, क्योंकि सुनने वाले भी विद्वान हैं, कहने वाले उद्भट विद्वान हैं। और एक बहुत प्राचीनतम उक्ति है कि ज्ञान में नवीन जैसा कुछ नहीं होता। जो कहने योग्य है वो सब कहा जा चुका है। हम सब उन सारी बातों को जानते हैं जो शुभ हैं, जो करने योग्य हैं, जो उचित हैं। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे पुरोधा, हमारे घर के अग्रज हमको सुबह से शाम तक वही छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी चीज़ें समझाते रहते हैं, जिनसे हम कतरा कर मुंह फेर कर चले जाते हैं। अब एक सभा का आयोजन हो, मंच पर खड़े होकर वक्ता वही बातें दोहरा दे, तो सुनना हमारी मजबूरी भले हो, उसको हम मानेंगे इसकी गारंटी तो नहीं रहती। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी 4-6 बातें आपके बीच रख सकूं, उसमें से कुछ भी ऐसा ना हो जिसके बाद आपके मन में ये प्रश्न रहे कि ये बात तो बड़ी अच्छी थी पर करनी कैसे है। थ्योरी बहुत अच्छी थी पर इम्प्लीमेंट कैसे होगी। क्योंकि युवाओं को इस समय इस ऐसे पोटेंशियल के रूप में हम देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी परिवर्तन यदि लेकर आना है तो वो युवा शक्ति ही लेकर आएगी। कहीं भी किसी विचार को हमें प्रवृत्त कराना है तो वो उस युवा के माध्यम से कराएगा। तो युवा की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि युवा अपने आप को इस ब्रह्मांड का सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानने लगा है, जो कि मानना भी चाहिए। मगर यदि यह मानना हमारे विचार पर, हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, तो हम सिर्फ इतना मानकर रह जाते हैं कि मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, पर मेरी बात सबसे महत्वपूर्ण और अल्टीमेट ट्रुथ है। और अल्टीमेट ट्रुथ या जो आप सोच रहे हैं वही एकमात्र सत्य है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अहंकार हो सकता है, आपकी वास्तविकता नहीं हो सकती। यहां भी बात की जा रही थी कि हम शरीर नहीं हैं, हमारी जो वस्तुएं हैं वो नहीं हैं, हम वो कुछ नहीं है जिसे हम हमारा कहते हैं या मेरा कहते हैं। जब भी मैंने मेरा कहा तो मैं वहां से डिटैच हो गया। तो जो मैं है वो बचा क्या? क्योंकि जो मुझे लग रहा था मेरा, वो तो मैं रहा नहीं, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो अब मेरे पास ये सवाल है कि फिर मैं क्या हूं? क्योंकि जो मैं हूं, जो मैं बचा, वही तो आगे जाके काम करेगा। तो इसका जवाब हमें हमारी वो भगवत गीता देती है, जिसको न सिर्फ देशी अपितु विदेशी, अपितु आज के कालखंड के नहीं, आप जब एटम बम का आविष्कार हो रहा था उससे और उससे भी पहले के जिनको आप प्रमाणिक मानते हैं, उन पाश्चात्य विद्वानों ने भी कोट किया है। वो भगवत गीता मनुष्य को एक विचार मानती है। आप और मैं, जो यहाँ खड़ा है, जो यहाँ उपस्थित है, या जो किसी के भी संपर्क में आ रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड में अपनी चेतना के माध्यम से उपस्थित है, वो एक विचार है। और वह विचार जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसे वैसे परिष्कृत होता जाता है। यहाँ भगवत गीता कहती है कि ध्यायतो विषयाम पुंसः। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपका मन बनेगा, वैसा आप फिर काम करेंगे। धीरे धीरे आपको मैं कोशिश करूंगी कि श्लोक तोड़ तोड़ कर बोलूं तो संभवतः आप स्वयं ही समझ जाएं कि ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा और स्मृति विभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा कार्य करते हैं, जैसा कार्य करते हैं वैसा व्यवहार और वैसी ऊर्जाएं आपके इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगती हैं, और उन ऊर्जाओं के वशीभूत होकर आपके भीतर उस काम, मतलब काम का आशय है उस
कार्य के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और जब वो आसक्ति उत्पन्न होती है उस कार्य को लेकर, तो परिणाम को लेकर आपकी अपेक्षा जन्म लेती है। परिणाम आपके अनुकूल नहीं आएगा तो फिर आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपका विवेक जाएगा, जब विवेक जाएगा तो आप और ऐसे काम करेंगे जो अविवेकी है, और ऐसे कार्य करते करते धीरे धीरे वो युवा उस क्रोध के वशीभूत होकर, अपने काम के वशीभूत होकर, उसके परिणाम के वशीभूत होकर अपने अधोपतन की ओर बढ़ता चला जाएगा, जो कि जा रहा है। जैसी चिंता अभी माननीय जयनंद कुमार जी ने हम सबके समक्ष प्रकट की थी। जितना गर्व मुझे होता है कि हाँ, मैं उसी युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हूँ जिसने हमेशा क्रांति का नेतृत्व किया है, उतनी ही चिंता मुझे इस बात की होती है कि मैं आज की उस युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो समाज की, राष्ट्र की, विश्व की चिंता से पहले स्वयं के हित और आत्मपूर्ति और उदरपूर्ति के ऊपर निष्ठावान होकर काम कर रही है। ऊर्जा की कमी नहीं है, निष्ठा की भी कमी नहीं है, विचारों की भी कमी नहीं है, नवोन्मेष की भी कमी नहीं है। ये सब भारत में भरा है। भारत के युवा में इतना अगाध क्षमताओं का समुद्र है कि वो जो चाहे कर सकता है, मगर जो एक मिसिंग पॉइंट है, जो एक चीज है जो कहीं छूट रही है, वो शायद वो दिशा है जिस दिशा में इस नवोन्मेष को होना चाहिए। शायद वो दिशा है जिस दिशा में हमारे विचारों की शक्ति को जाना चाहिए। शायद मैं, आप, हम सब जो चल रहा है उसको चलाने के आदी हो गए हैं, क्योंकि जो चल रहा है उसको चलाने में मुझे, मेरी बुद्धि का, आज हम जिस तत्वावधान में बैठे हैं, प्रज्ञा प्रवाह, ऋतंभरा शब्द का उपयोग पूज्य स्वामी जी ने अभी किया। क्या हम इन शब्दों का वास्तविक अर्थ जानते हैं? क्या भारत का युवा ये जानता है, जब आप बहुत गर्व के साथ ये कहते हो कि इतने लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया फिर भी हम वहीं के वहीं डटे रहे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वर्षों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, वो दुश्मन क्यों रहा है? क्या सिर्फ आपकी आर्थिक समुन्नति आपके लिए चुनौती थी? क्या वो सिर्फ आपको लूटने आते थे? जितना टूटा फूटा इतिहास का मेरा ज्ञान है, एक समय पर हमसे ज्यादा धन और दौलत तो इजिप्ट के पास हुआ करती थी। वहां के पिरामिड्स और वो सब पूरे अटूट सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरातों से भरे पड़े रहते थे, और लुटेरे आते थे और लूट कर चले जाते थे। वहां शासन करने की, वहां बसने की उनकी कैसी भी कोई मंशा नहीं होती थी। फिर भारत में ऐसा क्या था और क्यों था कि दुनिया की हर शक्ति को यहीं पर आना था, यहीं से बातें समझनी थी, यहीं से सीखनी थी? पहला सवाल आपको यह पूछना है कि ऐसा हुआ क्यों, और इस सवाल के उत्तर में दूसरा प्रश्न आपके मन में यह आना चाहिए कि यदि ये हुआ तो भी ये अक्षुण्णता जो अद्यतन बनी हुई है, उसका कारण क्या है? क्या उसका कारण हमारे समाज की जो एक डायलॉग ही कहना चाहिए, क्योंकि वो मूवीज के समय से हम सबके भीतर डाल दिया जाता है, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। और इसी यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी को, जिस नैरेटिव की बात हम कर रहे हैं, कभी आप देखिएगा कि जितनी भी अलगाववादी तत्व होते हैं वो अलगाव का आधार इसी विविधता को लेकर चलते हैं। चाहे आप क्षेत्रवाद लीजिए, भाषावाद लीजिए, रंगभेद लीजिए, जितनी भी अलग अलग विखंडन की शक्तियां काम करती हैं वो इस विविधता को लेती हैं। विविधता विखंडन में कब परिवर्तित हो जाती है, ये मेरी और आपके मानस और मेधा को पता भी नहीं चलता। एक और उसी उक्ति से हमको अलग किया जाता है, एक और उसी उक्ति से हमें यह बताया जाता है कि इसी कारण तो हम आज तक एक थे। कुछ पैराडॉक्स जैसा नहीं लगता? कुछ यूं नहीं लगता कि दाल में कुछ तो काला है? या हो सकता है कि इसमें कोई एक आध और एलिमेंट ऐसा है जो हम सब देख रहे हैं, हमारे आसपास घूम रहा है, पर हम उसे समझ नहीं पा रहे, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। जितना मैंने अपनी समझ से, जितना मैंने अपनी सूझ से कोशिश की कि मैं एक चीज कुछ ऐसी ढूंढ पाऊं जिसका उत्तर शायद मेरी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। मुझे विश्वास है कि आपकी जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी, और मैं चाहती हूं कि आपकी जिज्ञासाएं शांत ना हो, क्योंकि एक जिज्ञासु वृत्ति का व्यक्ति ही नई चीजें खोज कर ला सकता है। जिज्ञासु व्यक्ति ही जो चली आ रही हैं परंपराएं, जो चले आ रहे हैं विचार, उन पर प्रश्न खड़ा कर सकता है और ये पूछने की हिम्मत कर सकता है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है? क्या इसका विपरीत बात भी सच नहीं हो सकती? क्या इसका एक और मत भी सच नहीं हो सकता? तो जो मेरा छोटा मोटा समझ कहता है या कहती है वो ये कि क्योंकि
यहाँ का युवा, यहाँ का व्यक्ति, यहाँ की वो मेधा शक्ति अपने कार्य में निरंतर रत रही। जैसा भारत की परिभाषा आजकल बहुत आप सबने सुन रखी होगी, भा में रत भारत। कुंभ मेले का आयोजन आज हम सब जिस पावन धरा पर बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जो कुंभ है, या वो जिस अमृत मंथन की कल्पना हमारे शास्त्रों ने हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाकर ये बताया कि क्या क्या रत्न उसमें से निकल कर आए, कौन कौन सी दो वृत्तियां थी जिनके परस्पर संघर्ष से हमको वो रत्न मिले। क्या आपको नहीं लगता कि ये डायलेक्ट हो सकता है? क्या आपको ये नहीं लगता कि वो शास्त्रार्थ हो सकता था? क्या आपको ये नहीं लगता कि वो उन दो परस्पर विरोधी वैचारिक शक्तियों के खंडन मंडन और तर्क वितंडा से निकला हुआ अमृत तत्व था? वो एक विचार था, उसको मथा गया। इसलिए जब हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उसमें ये मंथन शब्द आता है। उस मंथन से जो अमृत निकला, वो मंथन जिन जिन स्थानों पर घटित हुआ, क्या यह संभव नहीं कि ये वही स्थान हो? जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, उसमें मैंने हमेशा ये पाया कि कुंभ उन तपस्वियों की, उन साधुओं की, उन सन्यासियों की, उन प्रज्ञा संपन्न, मेधा शक्ति से संपन्न लोगों के इकट्ठे होने की एक जगह हुआ करती थी। क्योंकि उस समय हमारे आज के युग की तरह टेक्नोलॉजिकल संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि मैंने अगर आज यहाँ कोई बात कही तो वो तत्क्षण किसी विदेश में भी उतना ही प्रभाव डाल सकती है। तो देश के कोने कोने में बैठे हमारे धर्म के, हमारे अध्यात्म के, हमारे संस्कृति के वो पुरोधा ऐसा क्या नया खोज कर ला रहे हैं, ऐसा क्या नया हमारे ज्ञान में प्रकट किया जा रहा है जिससे हम दुनिया का मानचित्र, दुनिया की संस्कृति, दुनिया की सभ्यता को समझ सकते हैं और अपने देश को उस दिशा में आगे ले जा सकते हैं। उसको एक जगह लाकर उस पर और गहन अध्ययन, अध्यापन, विमर्श करने का एक स्थान हुआ करता था ये कुंभ। यहाँ उन लोगों के आने से, उनकी विचार शक्ति से, उनके अध्ययन से वो जो तेज निकलता है, जो वाइब्रेशंस यहाँ पर पैदा होती हैं, तो जो आम व्यक्ति है, जो मेरे और आपके जैसा व्यक्ति है, जिसने शायद उतना अध्ययन नहीं किया, जिसने शायद उतना प्रगाढ़ रूप से चिंतन नहीं किया, वो सानिध्य में रहेगा। हमारे यहाँ उपनिषद की परंपरा थी, आप गुरु के समक्ष बैठ के हैं, सानिध्य में बैठते हैं, और फिर आपको वो सब मिलता है जो आपको कभी कहीं किसी किताब में, कभी कहीं किसी रट्टू तोते की तरह रटकर या पढ़कर नहीं मिल सकता है। क्योंकि गुरु आपको कभी भी किताब से ज्ञान नहीं देता, वो अपने आचरण से ज्ञान देता है, वो अपने अनुभव से ज्ञान देता है, वो अपनी आत्मविद्या का ज्ञान देता है। उस स्थली, उस तपस्थली, उन स्थानों पर आयोजित इन कुंभ मेलों से, उन अलग अलग मठों के मठाधीश्वरों से, उन अलग अलग संप्रदायों से, उन अलग अलग दर्शन की विविध भंगिमाओं से, हमारे यहाँ जो षट दर्शन की परंपरा है, उन सब के अलग अलग आचार्यों से जो मेधा का सतत प्रवाह भारत में रहा है, जो विचार का सतत प्रवाह भारत में रहा है, जो हमेशा से कुछ नया निकालने की वृत्ति भारत की रही है, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र की बात हो, चाहे वो विमान शास्त्र की बात हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान की बात हो, खगोल शास्त्र की बात हो, ज्योतिष शास्त्र की बात हो, आयुध शास्त्र की बात हो। भारत में जब जब इस ज्ञान की नवीन ऊर्जा की चेतना सबके सामने रखी है, तो पूरी दुनिया ने भारत की तरफ ध्यान दिया। वो एक फिल्म का गाना है किसी पुरानी सी, कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। मुझे लगता है ये पर्याप्त है हमें समझाने के लिए, सिर्फ वो गाने की अग्रिम पंक्तियां, कि क्यों हर किसी को यही आना था और क्यों सबके आने के बाद भी हमको वही उतनी ही दृढ़ता से डटे रहना था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता यहाँ पहले जन्मी थी यहाँ पे कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। वो चिंतन, वो परंपरा जो हमारे
नवोन्मेष के लिए थी, वो चिंतन, वो परंपरा, जो हमारी खोज, हमारे ज्ञान, हमारी मेधा, हमारी ऋतंभरा के विकास के लिए थी, वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रखी। अहम निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष को लेकर बढ़ता हुआ था भारत। मैं अगर कुछ निकाल रहा हूं तो मैं उसका पेटेंट नहीं करवाता था, ये हमारे आधुनिक युग की देन है। मैं अगर कुछ नया निकाल कर आ रहा हूं, या हमारी वो दादी नानी की जो हल्दी, जो टर्मरिक, अभी बहुत रीसेंट पोस्ट आपने न्यूज में सुना होगा कि हमारे यहाँ वर्षों से चला आ रहा है, परंपराओं से हो रहा है, पर हमने उसके पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया था। यूएसए ने रिसेंटली किया एंड दे गॉट द पेटेंट। हम मनुष्यता की भलाई में काम कर रहे थे, और हमसे यहाँ पर आशय सिर्फ वो कार्यकारी शक्ति से है, उस ऊर्जा से है जो समाज में व्याप्त है। वो कार्यकारी शक्ति युवा चेतना है। मैं या आप आयु से युवा होने का पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट हमारे मन में होना चाहिए कि कोई संबंध, कोई तदाकारिता नहीं होती है। एक भाग है, और वो भाग भी मात्र इसलिए है क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 30 हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। हालांकि तत्कालीन सर्वे की माने तो दुनिया के सबसे ज्यादा आलसी, सबसे ज्यादा प्रमादी और सबसे ज्यादा घर घुस्सू लोग 18 से 30 वर्ष की आयु के ही हैं, जो मेरी और आपकी उम्र में है। क्योंकि हमको हमारे मोबाइल फोन से, हमको दुनिया के दूसरे लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, आज उनके घर पे खाने में क्या बना है, वो 2 मिनट की 20 सेकंड की रील्स को स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं है। मुझे क्या ही जरूरत है कि मेरे घर के बगल में अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो मैं जाकर समझूं और जानने की कोशिश करूं कि क्यों हो रहा है। मैं अगर करूंगा तो ये कि या तो मैं उसकी रील बनाऊंगा, या शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठ के गॉसिप करूंगा, अरे पता है आज उनके घर में ये हुआ। तो मैं बहुत क्षमा के साथ कहती हूं कि वो 18 से 30 या 35 वर्ष की आयु का समूह, जिस पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं और जिस पर भारत मां विश्वास करके बैठी है कि ये है पुरोधा, ये मुझे विकसित भारत बनाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। आपको अपने उस मैं को, आपको अपने उस अहम को, आपको अपने उस प्रमादी व्यक्तित्व को जो सारी दुनिया देख रही है, छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है जब व्हाट्सएप स्टेटस पर आता है कि इकोसिस्टम को तोड़ो। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पर कौन निकले? मैं नहीं निकलूंगी, सर्टेनली आप निकलो, आप करके दिखाओ। फिर मेरे घर के बच्चे सोचेंगे, या फिर मेरे आस पड़ोस के लोग कहेंगे, अच्छा अच्छा उसने कर लिया, अब तुम भी करके देखो। यहां आप कंपैरिजन पे आ जाते हो। जो मेरा ऑब्जर्वेशन मुझे समझाता है, मैं सिर्फ अपनी बात आपसे साझा कर रही हूं, आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, कि देश का आधे से ज्यादा युवा काम को इसलिए टालता रहता है क्योंकि उसको खुद की तुलना से भय होता है। या तो मैं करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा। और वो जो 2 बातें, हमारे बचपन में जो सीरियल आता था मुसद्दी लाल, चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस, जहाँ हर बात में 2 बातें होती थी, तो युवा को भी कोई भी काम करने से पहले 2 ही बातें होती हैं कि या तो मैं काम करूंगा, अच्छा हो गया तो तारीफ है, तो मेरे काम करने की प्रेरणा क्या हुई? तारीफ मिलेगी। मेरे भाषण देने की प्रेरणा यदि सामने वाले की तालियां हैं, मेरी भाषण देने की प्रेरणा यदि ये है कि मुझे यहाँ से कुछ प्राप्त होगा, तो मेरे यहाँ पर भाषण देने का या किसी भी वक्ता के वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आपकी प्रेरणा शक्ति क्या है उस कार्य के पीछे? युवा अगर कोई काम कर रहा है, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, यदि आप रील्स देख रहे हैं, देखिए, कोई बुराई नहीं है, आपके पास इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, आप क्यों देख रहे हैं? आप क्यों देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं आप वही क्यों देख रहे हैं? तो पहली बात, वो जो युवा है जिसे हम सब युवा मानकर बैठे हैं कि वो क्या कर रहा है। दूसरी बात, जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हमें युवा करता हुआ दिख रहा है, वो क्यों कर रहा है। और एक बात और, जो यहाँ युवा शक्ति बैठी है, ये जो सवाल मैं आपके बीच छोड़कर जा रही हूं, यकीन मानना मित्रों, इन सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए कोई और बाहर से नहीं आएगा। हमारे देश के वयोवृद्ध, हम सबके अग्रज, हम सबके पुरोधा, हम सबके गुरुजन, हम सबके माता पिता आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको टोक सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम उस दौर में नहीं रहे कि हमारा कान पकड़कर, मरोड़कर, या कोई हमको डांट डपट कर किसी एक रास्ते पर ले आएगा और हम बहुत सीधे साधे शरीफ बच्चों की तरह उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो ये सवाल आपको ही खुद से करने होंगे। इन सवालों के जवाब बिल्कुल निष्ठुरता के साथ स्वयं को देने होंगे और पूरी सत्यता के साथ देने होंगे कि आप जो कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं,
आप जो कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या सिर्फ आपके ऊपर ही पड़ने वाला है, या उसके प्रभाव से आपका परिवार, आपका समाज, आपका शहर, आपका राष्ट्र प्रभावित होने वाला है? और यदि इस प्रश्न के उत्तर का आपके पास एक छोटा सा वर्ड है, एक छोटा सा शब्द है कि नहीं, मेरे फोन चलाने से या मेरे जंक फूड खाने से या मेरी और भी किसी ऐसी प्रमाद की आदत से कि मैं 10 बजे उठूंगा, 11 बजे उठूंगा या 12 बजे उठूंगा, विच इज़ वेरी कॉमन, सिर्फ मेरा नुकसान है, किसी और का कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है बटरफ्लाई इफेक्ट, कभी उसको पढ़ के देखना। सुदूर महाद्वीप के कोने पर जब कुछ तितलियां अपने पंख फड़फड़ाती हैं तो पृथ्वी के दूसरे छोर के किसी महाद्वीप पर जलजला, तूफान आने की प्रचंड संभावनाएं बनती हैं, और वो मौसम का प्रेडिक्शन उन्हीं तितलियों के पंख फड़फड़ाने से होता है। जब उन तितलियां, जो कितनी नन्हे से क्रिएचर हैं इस प्रकृति के, उनके सिर्फ उड़ने मात्र से संपूर्ण प्रकृति में ये परिवर्तन होता है, तो आप एक इकाई है इस पूरे राष्ट्र की, इस समाज की। आपके किसी भी कार्य का प्रभाव सिर्फ आप तक कैसे रह सकता है, और यदि वो सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि आप तक है, तो निश्चित ही आप इस धरती के, इस धरा के लिए नितांत अनुपयोगी और अनुपयुक्त जीव हैं। सुनने में शायद ये कटु लगे और बुरा भी लगे, पर अगर मेरी किसी बात से मैं इस समाज में, इस राष्ट्र में, मेरे खुद के परिवार में या अपने जीवन में, अपने दोस्तों के बीच में कोई सकारात्मक परिवर्तन लेकर नहीं आ रही हूं, तो मुझ में और मेरे घर में पले हुए एक कबूतर, एक खरगोश, एक चूहे में कोई भेद नहीं रह जाता है। मैं क्या हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा विचार क्या है, मुझे ये देश, ये दुनिया, ये घर, मेरे माता पिता यदि किसी से परिचय करवाएंगे तो वो क्या कहकर करवाएंगे? मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं वो बनकर किसके लिए क्या करना चाहता हूं? क्या मेरा परिवार सिर्फ मैं, मेरे माता पिता या मेरा आगामी परिवार रहेगा? क्या मेरे कार्यों का परिणाम, मेरे अर्थोपार्जन का स्रोत मात्र इतना सा रहेगा कि मेरी जीवनचर्या की लग्जरी में कहीं कोई कमी नहीं आए? फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय और आश्रम चतुष्टय तो निरर्थक ही रह गए। हमारी वो पुस्तकें, हमारा वो ज्ञान जिसकी संपदा को आज सब रील्स में ढूंढ रहे हैं, पॉडकास्ट में चला रहे हैं, क्या वो सिर्फ इंटरनेट पर चलने के लिए सोशल मीडिया के सेंसेशन है? मेरे और आपके जीवन में वो उतारा नहीं जाएगा, और यदि उतारा जाएगा तो वो किसके द्वारा उतारा जाएगा? वो नन्हे से शिशु उसको नहीं उतारने आएंगे। यकीन मानो, वो 10-15 साल का बच्चा जो अभी चीजें सीख रहा है, वो नहीं आएगा आपके लिए परिवर्तन का अग्रदूत बनकर। ना ही वो आएगा जो 60-70 वर्षों के अपने अथक प्रयासों और प्रयत्नों के बाद जीवन के तमाम अनुभव लेकर बैठा है, अपने अनुभवों को आपको सौंपने कि बेटा दुनिया में कैसे रहना है, हमें हमारे समाज को कैसा शेप देना है, कैसे सृजन करना है, कैसे सृजनात्मकता की ओर बढ़ना है, कैसे हमें नीर क्षीर विवेक रखना है, कैसे हमें काकचेष्टो बको ध्यानम की तरह रहना है, कैसे हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अमृतत्व की संतान होने पर गर्व करना है, ना कि मृत्यु के पुत्र होने पर ध्यान देते हुए अपने जीवन की क्षणभंगुरता में लगे रहना है। वो 60, 70, 80, 90 और शतायु वर्ष का व्यक्ति परिवर्तन का अग्रदूत बनकर नहीं आएगा। लोग आपको बता सकते हैं, लोग आपको समझा सकते हैं, लोग आपको ज्ञान दे सकते हैं। इम्प्लीमेंट करना, कैसे करना, ये आपके ऊपर निर्भर है, और ये जिम्मेदारी क्योंकि आप पर है, इसलिए सिर्फ इस समय में आप महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दें, सिर्फ इस समय में। इससे पहले आप महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि आप युवा नहीं थे। आप सीखने की उम्र में थे, सिखाने की नहीं। आप चीज़ों को जान रहे थे, आप उस उम्र में नहीं थे कि आप उस जाने हुए का कहीं कार्यान्वयन कर सकें, और कुछ समय बाद भी आप उपयोगी नहीं रहेंगे। फिर आप उस देश पर, जैसा बाकी के देशों में हमें देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन की एजिंग बढ़ती जा रही है और उन्हें इस बात से चिंता है, और आप कुछ समय बाद इस देश की वही वयोवृद्ध जनसंख्या बनने वाले हैं। तो याद रखें, आपकी महत्ता उस समय के सापेक्ष है, आपके या मेरे सापेक्ष नहीं है। अगर भारत का विजन @47 बनना है, तो वो 47 इसलिए रखा गया है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी बात अभी यहाँ पर की जा रही थी कि तब तक कैसा होगा।
आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आज मैं यहाँ पर काम की बात कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा रहूँगी। तो मुझे ये चाहिए कि जब मेरी जो उपयोगिता जहाँ जितनी है, मैं अपने पूरे प्राणपन से वहाँ अपनी उस भूमिका का निर्वहन करूँ। मेरी भूमिका मात्र इतनी सी है कि समाज में जो भी मुझे विध्वंसकारी, विघटनकारी, विनाशकारी, अमंगलकारी दिख रहा है, मैं उसका ज्ञान, उसका बोध अपने भीतर रखूं। मेरी भूमिका मात्र इतनी सी है, चाहे मैं आईटी की फील्ड में हूं, या मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हूं, या फिर मैं सामान्य से एक विद्यालय की शिक्षिका हूं। जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, उसके पीछे का पूरा चक्र मुझे पता होना चाहिए। मेरे मस्तिष्क को इतना खुला होना चाहिए कि जो जैसा चलता आ रहा है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकूं। मेरे भीतर उतनी शक्ति, उतनी हिम्मत होनी चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं किसी भी परिवर्तन से डरे बिना उसको लाने के गट्स रखूं। बस इतना सा काम है मेरा और आपका। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हमको नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। बहुत एकदम ऐसे क्रांति के जुलूस हमें नहीं निकालने हैं। अब हम किसी औपनिवेशिक पराधीनता के राजनीतिक आधिपत्य में नहीं रह रहे हैं कि आपको सड़कों पर उतरकर इनकलाब लाना है या आपको अपनी कुर्बानियां देनी है, और ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा। अब तो बहुत आसान है, बस इतना सा करना है कि खुद को जानना है और क्या चल रहा है उसको समझना है, और खुद को उस चलते रहने के बीच में कहीं सामंजस्य के साथ स्थापित करना है कि ये मैं हूँ और मेरी परिधि के इर्द गिर्द कभी कुछ गलत, कभी कुछ अनैतिक, कभी कुछ बुरा, अशुभ, अमंगल नहीं घटित होगा। क्योंकि भारत की संतान मैं ही हूँ। वो विवेकानंद, वो शंकर, वो भगत कहीं दूर से नहीं आए थे, मेरे और आपके गली मोहल्लों के बीच से ही किसी घर से निकले थे। जिस घर को आज हम म्यूजियम बना देखते हैं, जिस घर को आज हम ऐसी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं कि यहाँ तो फलान फलान व्यक्तित्व रहे थे, यहाँ कुछ दिन उनके चरण पड़े थे, आपने उन्हें आदर्श बनाया, आपने उन्हें पूजा, बहुत अच्छा किया। वो पूजनीय हैं, वो नमन के योग्य हैं, पर आप सिर्फ उन्हें पूजकर, उन्हें नमन कर कर अपने दायित्वों की यदि इतिश्री कर लेंगे तो ये भारत माता आपसे सवाल करेगी कि मेरे देश का युवा क्या कर रहा था जब उस युवा शक्ति की मुझे सर्वाधिक आवश्यकता थी। वो कहाँ सो रहा था, वो कहाँ बैठकर अपनी ही अलग दुनिया बनाए था, बजाय इसके कि इस दुनिया के उच्च सिंहासन मुझे पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी आहुति दे। जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पे जगह जगह यज्ञ वेदी बनी है। निश्चित कीजिए आप होता हैं या यज्ञकर्ता या पंडित, या आप सिर्फ वो हैं जिसकी समिधा कोई और यज्ञ में तिरोहित करता जाएगा और आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे। सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ, पर इस विश्वास के साथ कि इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए आपकी चेतना व्याकुल रहेगी, और जब भी कभी हम कहीं पुनः मिलेंगे आप मुझसे पुनः कुछ सवाल करेंगे और मेरे आज के कुछ सवालों का जवाब मुझे देंगे कि हाँ हमने ये ढूंढा, हाँ हमने ये किया, हाँ मुझे पता है कि अब मैं कौन सा विचार हूँ, हाँ मैं ये जानता हूँ कि मैं अमृत की संतान हूँ, मृत्यु के लिए जन्म लेने वाला एक मांस का लोथड़ा, एक पिंड मात्र नहीं। हाँ मैं उपनिषदों का उद्घोष जानता हूँ कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।